मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रग लेस ट्रीटमेंट के तहत आज जो हम लोगों ने 2 दिनों तक चलने वाले निःशुल्क बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि ये 2 दिन जो क्लास चलने वाला है, ये लगभग 2-2 घंटे की क्लासेज होंगी। 2 दिन तक चलेंगी, आज और कल, यानी कि 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम पे, जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं अपनी समस्याओं पे। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या रख सकते हैं। और हमारा ये प्रयास कैसा चल रहा है, ये इस पे भी आप जरूर कुछ कमेंट कर सकते हैं। ये निःशुल्क कार्यक्रम चल रहा है। शुरुआती बीमारी जो होती है बहुत छोटी सी बीमारी होती है, और अगर उसको हम समझ लें तो बड़ी बीमारी बनने से उसको हम रोक सकते हैं। यानी कि एक लक्षण हमारे शरीर को लेकर शरीर में आते हैं, शुरुआती लक्षणों को अगर हम समझ लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करके रोग होने से पहले ही ठीक कर सकते हैं। वो कभी बड़ी और गंभीर बीमारी नहीं बन सकती है, और उसमें जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो सारे पैसे हमारे बच सकते हैं। यानी कि पीड़ा भी बच जाएंगे, पीड़ा से भी बच जाएंगे और पैसे से भी बच जाएंगे। तो दोनों तरह, हेल्थ और वेल्थ दोनों, इसी को बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप YouTube पे हैं, Facebook पे हैं, तो इसको आप बहुत जगह शेयर कर सकते हैं। आपका प्रकाश बहुत ही अच्छा है। क्या लिखें सर, मैं पढ़ नहीं पाया। संजय चौहान जी सर लिखते हैं, आप डॉक्टर साहब आपका प्रकाश बहुत ही अच्छा है। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपने सिलेबस को, क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। एक सूचना है, जितने भी लोग जूम पे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो 40 मिनट का ये सेशन चलेगा, उसके बाद में ये फिर से रीस्टार्ट होगा। तो जो लिंक आप लोगों को भेजा गया है उसी लिंक से आप दोबारा क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बातचीत करने जाएंगे एक्यूप्रेशर के बारे में, लेकिन एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण से पहले मैं इसके बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा, अपना नहीं, एक्यूप्रेशर का। ठीक है, मैं अपना बाद में सबसे लास्ट में दूंगा परिचय। ये इलाज की पद्धतियां होती हैं अलग अलग। जैसे हम लोग दवा, एलोपैथिक दवाइयां जो होती है, टैबलेट्स होते हैं। टैबलेट तो आज के समय में आयुर्वेद के भी आने लगे हैं, होम्योपैथ के भी आने लगे हैं। तो अलग अलग चिकित्साएं की पद्धति होती हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा में एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी भी तरीके का दवा ना खाना होता है ना लगाना होता है, और बिना दवा के हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में और आगे, लेकिन फिलहाल हम लोग समझते हैं कि जिस तरीके से बहुत पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे घर परिवार में किसी को भी अगर कुछ दर्द होता है, सिर में, हाथ में, पाँव में, कमर में, कहीं भी, तो 2-3 चीज हम लोग कॉमन करते हैं सबसे पहले, ना कि तुरंत जाके दवाई खाने लगते हैं, इंजेक्शन लेने लगते हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं, सिर में दर्द हुआ, थोड़ा सा सिर में दबाना शुरू करते हैं। यस या नो? आप सभी लोग जरा मेरे साथ बने रहिएगा। चार्ट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों तक मेरी बात समझ पहुंच रही है और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो जब दर्द होता है हमें, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं बिना दवा वाला जो ट्रीटमेंट, वो ये करते हैं कि कभी कभी हम लोग अपने सिर को दबा लेते हैं, हाथ को दबा लेते हैं, पैर को दबा लेते हैं, कमर को दबा लेते हैं, और ऐसे करने के बाद निश्चित रूप से हमें आराम भी मिलता है या नहीं मिलता? आप लोग मुझे बताइए। बहुत हद तक तो ऐसा होता है कि एक बार दबा लेने के बाद में वो दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, फिर बहुत दिनों के बाद कभी कुछ वजह से आता है। ठीक है, या फिर अगर हमें कभी पुरानी बीमारी भी हो तो हम लोग दबाते हैं, तो दबाने के बाद हमें आराम मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो दबाने से एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर में जो भी ट्रबल आता है वो धीरे धीरे रिपेयर होने लगता है। इसके पहले वाले सेशन में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हमारा जो ये शरीर है वो स्व चिकित्सा करता है, खुद से चिकित्सा करता है और स्व चिकित्सा करने में माहिर होता है हमारा शरीर। अगर हम किसी भी तरीके की कोई दवा न भी करें तो भी हमारा शरीर एबल है खुद की रिपेयरिंग करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग दबाते हैं तो ये दबाने से ये सर्कुलेशन क्या होता है, दबने से, जैसे पाइप होता है ना, पाइप को आप लोगों ने देखा होगा घर में, तो पाइप जब कहीं दब जाता है तो उसकी प्रेशर जो होती है ना तेज हो जाती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगता है, फ्लो उसका बढ़ जाता है और हमारे अंदर, शरीर के अंदर अगर किसी भी तरीके की रुकावट आ रही है, सर्कुलेशन की कमी आ रही है, वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं वहां पर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे परिभाषाएं मैं बताऊंगा, अलग अलग तरीके से ये काम करता है। मैंने तो इसको बंद नहीं किया था इसलिए, ठीक है। तो दबा कर इलाज करते हैं। तो देखिए समझिए, हमारे रोग से संबंधित ये क्लास अगर आप लोग कर लेंगे, बेसिक क्लास, तो आप लोगों को कहीं भी अगर कुछ पॉइंट के बारे में बताया जा रहा होगा या किसी तरीके के पॉइंट को जानने की जरूरत होगी आपको, तो ये एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं आज। और फॉर्मूला के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जब फॉर्मूला हमें पता होगा ना तो हम कोई भी कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो आज का जो फॉर्मूला होगा ना उसको आप समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि जिस तरीके से मुझे आपके घर आना होगा या आपके ऑफिस में आना होगा, तो जो आपका एक्यूरेट एड्रेस है उसी पे जाना होगा। और जाने के बाद में भी अगर आपका जो घर का दरवाजा है उस दरवाजे को छोड़कर पड़ोसी के दरवाजे को मैं खटखटाने लगूं, नॉक करने लगूं, तो क्या लगता है मैं आपसे मिल पाऊंगा कभी? यस या नो? आप लोग जरा सा मुझे बताइए कि इस स्थिति में अगर मैं गलत जगह पे जाकर गलत दरवाजे को खटखटाने लगूं, गलत दरवाजे को खोलने के लिए कहूं, तो क्या मेरी आपसे मुलाकात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में जितने भी रोग होते हैं उस रोग से संबंधित कुछ निश्चित बिंदुएं होती हैं। कैसा बिंदु है? एक्यूप्रेशर का बिंदु। जैसे सपोज करिए एक दूसरे उदाहरण से 2-4 मिनट में बता दूंगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा समझने में। जैसे सपोज करिए कि हम लोग बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं और हमारे घर में एक जगह उसका स्विच बोर्ड होता है। कहाँ पे है? एक जगह। और उसमें अलग-अलग तरीके के स्विच होते हैं, 10, 15, 20, 25, 5, 10, एक से अनेक स्विच होते हैं। अब एक स्विच, अगर उस स्विच में से अगर मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा स्विच पंखे के लिए है, तो उस एक पर्टिकुलर स्विच को छोड़कर अगर मैं दूसरे स्विच को दबाता हूं, तीसरे को दबाता हूं या सबको दबा देता हूं सिर्फ एक स्विच को छोड़कर, क्या लगता है ये पंखा जल पाएगा? ये पंखा मेरा चल पाएगा? ये मेरा एसी चल पाएगा? यस या नो? आप लोग मुझे बताइए, क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने उसका स्विच नहीं दबाया है। सेम एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। जिस चीज के लिए मुझे जरूरत है उससे संबंधित मुझे स्विच को दबाना होगा। सेम उसी तरीके से मुझे अगर आंख में समस्या आ रही है तो मैं कान वाले पॉइंट पे प्रेशर दूंगा या ट्रीटमेंट करूंगा तो मेरी आंख में फायदा मिलेगा? यस या नो? मुझे बताइए, मुझे आंख में फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेम उसी तरीके से मैं इस परिभाषा को थोड़ा सा और डिफाइन करने जा रहा हूं। हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है वो चिकित्सा पद्धति क्या है? बताइए आप सभी लोग। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति। ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों को किसी को बताना होगा। अगर कोई पूछे कि क्या है एक्यूप्रेशर तो आप बता सकते हैं कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है उस चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। दूसरे रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बिंदु एक ही होगा लेकिन उस पर हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर उस पर निडिल लगाते हैं तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। नोट करिए, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने एक्यूप्रेशर तो पढ़ा दिया, मैग्नेट थेरेपी भी मुझे बता दीजिए, कलर थेरेपी भी मुझे बता दीजिए, निडिल कैसे लगाना है ये भी बता दीजिए, सीड्स का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बता दीजिए। तो मैं आज सब लोगों को ये बताना चाहूंगा इस लाइव सेशन के माध्यम से, ठीक है। पॉइंट एक ही होगा, उसी पॉइंट पर अगर मैं दबाकर इलाज करता हूं, दबाकर यानी प्रेशर देकर, तो वो एक्यूप्रेशर कहा जाएगा।
उसी पॉइंट पर अगर मैं निडल लगाकर इलाज करता हूं तो वो एक्यूपंक्चर कहा जाएगा। हालांकि मैं एक्यूपंक्चर को छोड़कर बाकी सब चीज आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, या आप कर सकते हैं, लेकिन एक्यूपंक्चर आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं एक्यूपंक्चर के बारे में बस एक डिफिनेशन बता रहा हूं कि पॉइंट वही रहेगा, उसी पॉइंट पर निडल लगाते हैं तो एक्यूपंक्चर कहा जाता है, लेकिन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ ना कि गलती से कर लीजिएगा कोई नुकसान हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि मैंने कहा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक बहुत ही अनुभवी लोग ही इसको कर पाते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हो। तो आप खुद से कभी भी एक्यूपंक्चर करने की गलती ना करें, अन्यथा इसकी जो भी क्या परिणाम होंगे वो आप खुद भुगतेंगे। ठीक है, उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी सब आपकी है। अब उसी पॉइंट को अगर मैं रंग लगाकर इलाज करता हूं तो क्या कहेंगे? कलर थेरेपी। उसी पॉइंट को अगर मैं दाना लगाकर इलाज करता हूं तो क्या कहेंगे? सीड थेरेपी। उसी पॉइंट को अगर मैं दाना लगा के इलाज करता हूं तो सीड, उसी पॉइंट को अगर मैं मैग्नेट लगाकर इलाज करता हूं तो मैग्नेट यानी चुंबक थेरेपी। ये सारे की सारी जो थेरेपियां हैं उस पे मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊंगा कल। उसके पहले आज मुझे थ्योरी समझनी होगी कि आखिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा थ्योरी है जो मैं एक बार समझ लूंगा तो आजीवन भूल नहीं पाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप अच्छे तरीके से हमारे साथ बने रह रहे हैं, अच्छे से ध्यान से समझते हैं तो परिभाषा आप सभी लोग समझ गए हैं, डिफिनेशन आप सभी लोग इसको समझ चुके हैं। इतिहास के बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत सारी यूट्यूब पे रखा हुआ है, अलग अलग लोगों से आप लोगों ने सुना होगा, कुछ तो जानकारी होगी आप लोगों को भी। मैं इसके कंसेप्ट पे जाता हूँ। आज जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जाएंगे उस कंसेप्ट को बोलते हैं सामान्यता की थ्योरी। अब सभी लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं, नहीं तैयार करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यता की थ्योरी का मतलब ये होता है बराबर की, यानी इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? एकदम एक जैसा, हूबहू। अब इस चीज को मैं बताने से पहले एक उदाहरण फिर से मैं देने जा रहा हूं। जैसे सपोज करिए ये मेरा पीला कलर का शर्ट है, ठीक है, आप में से बहुत से लोग पीला कलर का शर्ट पहने होंगे, तो क्या लगता है शर्ट की क्वालिटी भले अलग हो सकती है, शर्ट की कॉस्ट भले अलग हो सकती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अलग हो सकती है, लेकिन एक हिसाब से ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ये एक हिसाब से एक दूसरे के सामान्य हैं। वो कौन सा स्थिति है बताइए मुझे? ये मेरा शर्ट और आपका शर्ट एक दूसरे के बराबर किस आधार पे मिला है? किस आधार पर ये इसको मैं मान सकता हूँ कि ये इक्वल है? आप लोग बता सकते हैं? मैंने एक बार बताया कलर के माध्यम से, बिल्कुल। तो कलर के हिसाब से उसका रूल ये है कि कलर के हिसाब से हम सभी लोग, हमारा शर्ट जो है ये एक दूसरे से मैच कर रहा है, ठीक है, सामान्य है, बराबर है, इक्वल है। सेम उसी तरीके से समझ लीजिए कि मैं पटना से हूँ और आप कहीं से भी हो, तो अगर मैं आपके यहाँ कहीं घूमने जाता हूँ तो ऐसा हो सकता है कभी कि पटना का एक चौरास्ता और वहाँ के आसपास का जो वातावरण है वो आपके एरिया के वातावरण से और वहाँ के चौरास्ता का देखने का लुक एकदम एक जैसा लगे, सेम हूबहू। ऐसा कभी हो सकता है? या कभी ऐसा हो सकता है कि आप जिस जहाँ भी रहते हैं वहाँ की कोई गली, वहाँ की कोई चौरास्ते, वहाँ का कोई घर, वहाँ का कोई डिजाइन हमारे पटना के डिजाइन से मैच करता हो? ऐसा भी हो सकता है। या कभी-कभी हम लोग बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि हमारे घर में जब भी कभी बच्चे का जन्म होता है, शिशु का, नया बच्चे का, तो उसमें हम लोग मिलाते हैं, क्या मैच करते हैं कि इसका नाक उससे मिल रहा है, उसका स्माइल उससे मिल रहा है। अपने ही घर के लोगों से, अपने रिलेटिव लोगों से, अपने पड़ोस के लोगों से उसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि इसका कलर, इसकी खूबसूरती, इसकी आँख, इसके नाक, इसके कान, इसके चेहरा, इसकी बाल का कलर, ये सब कुछ, इसके नाखून, हम लोग मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं? आप लोग मुझे बताइए ज़रा-सा। ये क्यों मिला रहे हैं? इक्वलिटी के हिसाब से, मैच कर रहा है इसलिए इसको मिला रहे हैं। सेम उसी तरीके से अब आइए हम लोग नेचर के ऊपर चलते हैं। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ थोड़ा-सा कि आप लोगों को समझने में सुविधा हो, ठीक है? मिलाते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जानते हैं ना कि पूरा ब्रह्मांड क्या है? 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 5 एलिमेंट। ये पांचों तत्व से मिलकर बना हुआ, और वही पांचों तत्व का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में भी है या नहीं है? हम सभी लोग जानते हैं ना कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस या नो? सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। कौन-कौन से तत्व है मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सब लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ठीक है? तो ये पांचों तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन हूबहू पांचों का पांचों एकदम हमारे शरीर में नहीं है। उसके सूक्ष्म रूप हैं, एक छोटा-सा रूप है,
जैसे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक खिलाड़ी जाता है, गोला फेंकने वाला, ठीक है, या भाला फेंकने वाला कोई भी व्यक्ति, तो वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक आदमी भारत है क्या? नहीं, एक आदमी भारत नहीं है, लेकिन पूरे भारत को एक आदमी बाहर के देश में जाकर रिप्रेजेंट करता है, उसकी प्रतिनिधित्व करता है। सेम उसी तरीके से हमारी जो शरीर बना हुआ है, इसमें पांचों तत्व मिलकर बने हुए हैं, और ये पांचों तत्व का एक छोटा सा अंश हमारे शरीर में होता है, सूक्ष्म रूप। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो मैं और उदाहरण दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। मैं आप लोगों की माइक को ऑन भी करूंगा, लेकिन अभी समझना है आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को समझूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे सहयोग करेंगे। कैसे सहयोग करेंगे? कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिए और मुझे बताइएगा, ठीक है। तो सूक्ष्म रूप होता है हमारे शरीर का। सेम उसी तरीके से देखिए, उतना बड़ा ब्रह्मांड, उतने बड़े आग, उतने बड़ा पानी, उतना बड़ा आकाश को छोटा सा शरीर में, इतना बड़ा शरीर में छोटा सा रूप में रखा गया है। सेम इतना बड़ा शरीर को, इतने बड़े शरीर को हमारे शरीर के हथेली से मैच किया जाता है, पैर के तलवे से मैच किया जाता है। और यही जो मैचिंग है ना, आधार जिस चीज को हम लोग मानते हैं, आखिर हम लोग एक दूसरे को समान क्यों माने? तो देखिए क्यों मान रहे हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट है और उसका एक सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है, तो हम लोग मानते हैं ना कि पांचों तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है ना। और इसी शरीर का जो पूरे का पूरा शरीर है, पूरे का पूरा जो शरीर है, ये पूरे का पूरा शरीर हमारे इस हाथ के उंगलियों में और ये पूरे हाथ के हथेलियों में है, आगे और पीछे। कैसे, ये भी मैं आप सब लोगों को डिफाइन करूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तुरंत मुझे बताइए, मैं बताऊंगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में अगर कोई छोटी मोटी कंफ्यूजन हो आपकी, तो हम लोग उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा के लिए पेशेंस रखेंगे, अगले स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझने में असुविधा नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब हम लोग बातचीत करते हैं अपने शरीर के बारे में। हम लोगों ने तो कुछ उदाहरण दिया, इधर उधर की बातें इसलिए किया कि जब शरीर पे आएंगे तो हम लोग को समझने में सुविधा होगा, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो ये शरीर है, पूरा सर से लेकर पांव तक, इसमें एक सिर का पार्ट है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक आगे का पार्ट है और एक पीछे का पार्ट है, राइट? यस या नो? आप सभी लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ? 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सिर है यहाँ से लेकर यहाँ तक गर्दन के साथ, और एक पीछे का पार्ट है और एक आगे का पार्ट है। सेम इतना ही चीज है सब लोग के पास। उंगलियां भले हो सकता है किसी को एक कम या एक ज्यादा हो, अपवाद माना जाता है, क्योंकि नेचर ने जो फिक्स किया है उससे कम या ज्यादा कभी किसी को हो जाए तो अपवाद, उसकी गिनती हम लोग नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं कहाँ, शरीर पे आ गए हैं, तो शरीर को एक बार और थोड़ा सा नजदीक से जूम करके देखते हैं, ठीक है। बड़ा सा चीज को जूम करके देखते हैं तो छोटा सा चीज भी बड़ा दिखाई देता है। अब देखिए, ये शरीर का एक पार्ट है हाथ। तो इस हाथ में देखिए ज्वाइंट कितने हैं, आप लोग मुझे बताइए। 3 ज्वाइंट है। एक ज्वाइंट ये कलाई का, दूसरे ज्वाइंट ये केहूनी का, और तीसरा ज्वाइंट ये कंधे का। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कोई दिक्कत समस्या है तो बताते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे हाथ में 3 ज्वाइंट है और पैर में कितने ज्वाइंट है? पैर के ज्वाइंट भी लगभग 3 है। लगभग है या कंप्लीट 3 है? लगभग में है या फिर पूरा कंप्लीट 3 है? तो 3 है। हाथ का भी ज्वाइंट 3 है और पैर का भी ज्वाइंट 3 है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी उंगलियों पे। देखिए, हमारे उंगलियों में 2 तरह की उंगलियां हैं, एक अंगूठा और बाकी के ये उंगलियां। तो 4 उंगलियां हमारे 3-3 ज्वाइंट की हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और एक अंगूठा जो है वो उसमें 2 ज्वाइंट है, 1 2। अब मुझे बताइए कि 2 ज्वाइंट जिस तरीके से हमारे अंगूठे में है और 4 उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट है, तो 4 अंग हमारे 2 हाथ और 2 पैर में 3-3 ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट के हिसाब से 4 उंगलियां तो निकल गए। ये हाथ और पैर के लिए इक्वलिटी के हिसाब से, समानता के हिसाब से। लेकिन एक अंगूठा जो हमारा ईश्वर ने हमें दिया है, इसमें 2 ही ज्वाइंट है, और इस 2 ज्वाइंट में कौन सा अंग हमारे शरीर का आ सकता है? आप लोग मुझे बताइए, ज्वाइंट के हिसाब से कौन सा अंग है जिसमें 2 जोड़ हो? तो देखिए, सिर है, यहाँ से सिर और ये गर्दन। सिर में एक ज्वाइंट और दूसरा ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट हुआ। करेक्ट? सभी लोग समझ पा रहे हैं? सिर और गर्दन, सिर और गर्दन, इसमें 2 ज्वाइंट है। तो सेम देखिए,
एक गर्दन है और एक सिर है, इसमें 2 जॉइंट हुआ, दोनों मिलाकर अंगूठे में भी 2 जॉइंट है। बाकी को 4 जो उंगलियां हैं हमारे 2 हाथ और 2 पैर के लिए है। और आगे का जो पार्ट है वो गोरा है और पीछे का पार्ट जो है हमारा काला है। तो हाथ में 4 उंगलियां और अंगूठे को छोड़कर एक पार्ट यहाँ से ये पूरा बचता है और एक पीछे से फिर यहाँ से ये पूरा बचता है। तो जो गोरा पार्ट है वो हमारे ये गोरा पार्ट की तरफ हो गया, जो काला पार्ट है वो इस तरफ हो गया। तो ये जो मैंने बड़ा-बड़ा एक पार्टीशन किया है अपने शरीर का, क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? सभी लोगों को समझने में कोई दिक्कत आ रही है? क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? सभी लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोग ज़रा-सा एक बार मुझे बताइए, क्योंकि एक लोगों को भी समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से एक बार रिप्लाई करूँगा आप लोगों को इसके बारे में। क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए काफ़ी सारे लोगों ने यस लिखा है। रिपीट अगेन एक आदमी का आया है रिपीट करने के लिए। अंजुमन जी, अच्छा आरा के हैं आप? और उपमा जी ने लिखा है नो, नहीं समझ। चलिए मैंने एक लोगों के लिए बोला था, 2 आ गया। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को समझ में आ गया है, आप सभी लोग मुझे सहयोग करिएगा, बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ फिर से। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा सर एक बार फिर से, ओके। फिर एक बार फिर से दोबारा सर। चलिए ध्यान से समझिए कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। हमारे शरीर के पार्ट जो हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं, ये अंग हमारे हथेली में और पैर में शिफ्ट हो जाते हैं। किस आधार पे? सामान्यता के नियम के हिसाब से। जैसे हम सभी लोगों को पता है कि जो ये हमारा शरीर है, ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। 5 एलिमेंट में एक एलिमेंट का नाम बताता हूँ आग, एक पानी। तो पानी की जो जनसंख्या, संख्या का मतलब पानी का जो रेशियो है, क्या उतना पानी हमारे शरीर में है? नहीं है, उसका एक सूक्ष्म रूप है, छोटा-सा रूप। आग का भी, आकाश का भी, आकाश तो कितना बड़ा है, उसका कितना छोटा-सा स्वरूप हमारे शरीर में पाया जाएगा, है ना? तो सेम उसी तरीके से इतने बड़े शरीर जो है हमारे पास, इस पूरे शरीर को हमारे हाथ में और हमारे पैर के तलवे में रिप्रेजेंट करता है ये बॉडी, ठीक है? कैसे करता है? इसके वजह समझ लीजिए सामान्यता के नियम के हिसाब से। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को ज़रा-सा देखिएगा घुमा के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग लेट आए हैं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है? तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेट आने की वजह से, तो आपको मैं दोबारा नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और कोर्स ज़्यादा है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से भी। तो जैसे ये पूरा शरीर है तो हमारे हाथ में 3 जॉइंट है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। सेम इसी तरीके से पैर में भी 3 जॉइंट है और हमारी ये 4 उँगलियाँ जो हैं इसमें भी 3-3 जॉइंट है। अब देखिए शरीर में जॉइंट के हिसाब से हमारा जो हाथ और पैर है ये 4 हो गया, 2 हाथ 2 पैर और ये उँगलियाँ भी 4 हैं और जॉइंट भी 3-3 है। तो जॉइंट के हिसाब से 2 हाथ और 2 पैर को मैं 4 उँगलियों के सामने मान सकता हूँ कि ये सामान्य है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया था, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ कि क्या ये 4 भुजाओं के बारे में आप लोगों को समझ में आया कि 4 उँगलियाँ, 2 हाथ और 2 पैर, 4 हो गए और चारों में 3-3 जॉइंट हैं, हमारे उँगलियों में भी 3-3 जॉइंट हैं। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास एक अंगूठा भी है, इस अंगूठे में 4 नहीं 2 जॉइंट हैं, 1, 2, 1, 2। अब देखिए एक पार्ट है हमारे शरीर में जिसके पास 2 जॉइंट है, एक सिर और एक गर्दन, ये दोनों मिलाकर ऊपर से नीचे तक 2 जॉइंट है, ठीक है? तो 2 जॉइंट। अब देखिए हमारे पास ये पाँचों उँगलियाँ खत्म हो गए, ये गर्दन और सिर में आ गया, ये चारों उँगलियाँ हाथ और पैर के लिए, बाकी मेरे पास 2 पार्ट अभी भी बचे हैं, कौन-कौन से? ये आगे वाला पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट। अब क्या आप गैस कर पाएँगे कि ये आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट जो है कहाँ चला जाएगा? तो सिंपल सी बात है, गर्दन से नीचे, नाभि के नीचे के पास तक जो आगे का पार्ट है, जो गोरा पार्ट है, वो हमारे गोरा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और जो पीछे का पार्ट है, वो हमारा पीछे वाला। क्लियर है सभी लोगों का? यस, क्लियर है या नहीं क्लियर है? सभी लोगों का क्लियर है 100%? ओके।
100% जिन लोगों का आया था मेरे पास आरा से एक है, तो आपका भी समझ में आ गया ना? आपको आया या नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? आरा से जो थे, चलिए ठीक है, सभी लोगों का समझ में आ 100% समझ में आ गया। चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी लोगों को बताया है, अभी बहुत सी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा आपके पास, बहुत से मैंने पीपीटी भी बना के लाया हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आज मैं सारे के सारे थ्योरी खत्म कर दूँगा और उसके बाद कल प्रैक्टिकल होगा हम लोगों का, और हम लोग अपने साथ में जो प्रैक्टिकल करेंगे, उस प्रैक्टिकल के लिए मैं कुछ आप लोगों को सामान का लिस्ट बताऊँगा, वो लिस्ट आप लोगों को पूरा कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब कराऊँगा, तो मैं यहाँ से करके दिखाऊँगा और आप वहाँ से करके मुझे दिखाएँगे। 1 टू 1 प्रैक्टिकल चलेगा। एक तरफ मैं रहूँगा और एक तरफ आप रहेंगे, ठीक है? और इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकल हमेशा करवाता आया हूँ, और ये इतना प्रभावी होगा ना कि बहुत से लोगों को तो प्रैक्टिकल करते-करते ही आराम मिल जाएगा। बहुत से लोगों को इधर प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इधर आराम मिलना शुरू, ठीक है? इतना ज़्यादा प्रभावी होता है ये चिकित्सा पद्धति। तो आप सभी लोग हमारे साथ अभी बने रहिएगा। ये वाला समय खत्म हो रहा है, पार्ट 1, अभी पार्ट 2, पार्ट 3 चलेगा, ठीक है? क्योंकि अभी समय लंबा चलेगा। तो आप लोग बोर नहीं होइएगा, थोड़ा-सा मूड फ्रेश करते रहिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं, जितना जल्दी आ सके इस क्लास के बाद, क्योंकि मैं 1 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, फिर अपनी क्लास आगे रेडी कर लूँगा, ठीक है?